हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान 247। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th साइंस का जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन है और हमें क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है जिससे कि हमारा कोई भी मार्क्स ना कटे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें बोला जा रहा है कि संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया में अंतर कीजिए। तो इसमें ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। इसमें अथवा करके लिखा गया है यहाँ पर। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ये जो प्रश्न है 2017 में आया है और 2016 में आया है। तो साइंस में जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो 3 या तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है, बोला जा रहा है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में या तो अंतर बोल सकता है या तो इसका विपरीत क्यों है। दोनों का आंसर यहाँ पर सेम है। तो संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया में निम्न अंतर होते हैं। इनको परस्पर एक दूसरे के विपरीत भी कहा जाता है। तो इसमें जब भी हमें अगर अंतर लिखना है तो इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लिखना है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया में अंतर। ऊपर इस तरीके से हेडिंग लिखना है। अंतर को हमेशा जैसे कि यहाँ पर 2 लाइन बीच में से खींचना, 1 लाइन यहाँ पर बीच में से खींचना होता है और एक साइड में संयोजन अभिक्रिया, दूसरा साइड वियोजन अभिक्रिया। इस तरीके से हमेशा अंतर को लिखा जाता है ताकि इसमें जो पॉइंट्स है वो पॉइंट इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है इससे पता चलता है। सबसे यहाँ पर क्रम संख्या लिखेंगे, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। तो इन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक पदार्थ बनाता है। वियोजन अभिक्रिया क्या है, इन अभिक्रियाओं में एक यौगिक वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक सरल उत्पाद में बदल जाते हैं। मतलब एक यौगिक टूटकर बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। और संयोजन में क्या है, मतलब 2 या 2 से अधिक मिलकर केवल एक ही पदार्थ बनाते हैं, मतलब एक ही उत्पाद बनाते हैं। तो ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर ये है, ये क्रियाएं एक या अनेक तत्व के परस्पर संयोजन से विभिन्न ऊर्जा की उपस्थिति में कि पूर्ण होती हैं। दूसरा है यहाँ पर ये अभिक्रियाएं प्रिया ऊष्मा प्रकाश विद्युत या प्रेरकों के कारण ही संभव हो पाता है, परंतु ये संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होते हैं। यहाँ पर क्या है, ये संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है। इस तरीके से 2 अंतर लिख लिया है और इसमें बोला गया है कि उसका उदाहरण भी देना है। तो यहाँ पर क्या है, NH3 + HCl ये मिलकर यहाँ पर NH4Cl बना रहा है। इस तरीके यहाँ पर CaCO3 जब इसको गर्म किया जाता है तो ये CaO और O2 CO2 गैस में बदल जाता है। तो हमेशा अंतर को इस तरीके से लिखना है। बीच में से लाइन खींचकर दोनों को यहाँ पर दोनों को इस तरीके से लिखेंगे। फिर इसमें जो अंतर है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, रेडॉक्स अभिक्रिया का जो दूसरा नेम है अपापचयोपन अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। ये दोनों नेम यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया और अपापचयोपन, ये दोनों क्या है, सेम चीज़ें हैं। किसी भी नेम से यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर उपचयन तथा अपचयन के 2 उदाहरण से समझाइए। ये प्रश्न 2023 में, 22 में और 17 में आया है। अब यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहा जाता है, जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। प्रक्रिया साथ साथ होता है, जिसमें उपचयन और अपचयन प्रक्रिया साथ साथ होते हैं उसे क्या बोला जाता है, उपापचयपन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बारे में हमें क्या करना है, इस तरीके से लिखना है आगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, आयोडीन अणु 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके आयोडीन 2I- आयन में बदल जाता है। यह अपचयन है और अतः ये क्या है, उपापचयन रेडॉक्स अभिक्रिया है। और Cu ने यहाँ पर क्या किया है, Cu इलेक्ट्रॉन खोकर Cu2 पॉजिटिव आयन बन जाता है, इसे उपचयन बोला जाता है। Cu क्या है, उपचयन है, मतलब Cu के साथ उपचयन हुआ है और जो आयोडीन है उसके साथ अपचयन हुआ है। तो इस तरीके से उपचयन और अपचयन एक साथ हुआ है तो इसे बोला जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण तथा अपचायक में क्या अंतर है, 2016 में आया है ये क्वेश्चन।
इसमें ऑक्सीकरण किसे कहा जाएगा? ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते तथा दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन ऑक्सीकृत करके स्वयं अपचयित होते हैं या उसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकरण क्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ अपचयित होते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर अपचायक किसे कहा जाता है? ये यहाँ पर बोला गया है, एक ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, और दूसरा पदार्थ क्या करता है, अपचयित करके स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है, या जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, अपचायक कहलाते हैं। अपचयन की क्रिया में अपचायक पदार्थ ही ऑक्सीकृत होता है। ऐसे हमें इसका एग्जाम्पल लिखना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है? दूसरा यहाँ पर है 1, 2 और यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा है शुष्क भुजल चूने को क्लोरीन से प्रभावित कराई जाती है तो क्या होता है? अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं, इसमें क्या होता है इसका रीज़न इसमें बताना है। जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण के देकर हमें इसको सॉल्व करना है। ये जो प्रश्न है 2016, 18, 23 में आया है। दूसरा जो प्रश्न है 16, 17 में आया है। तीसरा जो प्रश्न है 16, 18 में आया है। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन हर बोर्ड के एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ इसमें से कोई ना कोई पॉइंट आएगा ज़रूर। तो जो पहला पॉइंट है इसमें क्या है, जब जिप्सम को 373 केल्विन में गर्म करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ये हमारा जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2H2 और CaSO4 × ½ H2O। यहाँ पर जो पानी का 2 हिस्सा है, यहाँ पर पानी का कि 2 हिस्सा है, इसमें से आधा हिस्सा रहता है तो उसे बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और यहाँ पर जो 1.5 हिस्सा है वो पानी अलग हो जाता है। CaSO4 × ½ H2O ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, और हाफ जो पानी का जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। तो ये हो गया है जब जिप्सम को 373 केल्विन में गर्म किया जाता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। दूसरा यहाँ पर बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। इसमें जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, ये है हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना, क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण बन जाता है और ये जल अलग हो जाता है। ये हमें लिखना है। तीसरा है यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो दुधिया रंग बन जाता है। जो चूने का पानी है उसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो वो दुधिया रंग बन जाता है। तो CO3 जो कि दुधिया रंग का ये अपक्षेप बन जाता है और H2O अलग हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या होता है जब केवल रासायनिक सूत्र समीकरण देना है। इसमें बुझे हुए चूने को अमोनियम क्लोराइड के साथ उबाला जाता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया की जाती है। तीसरा है विरंजक चूर्ण के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। इसमें ये प्रश्न 2018, 23, 22 में आया है, 16, 19 में आया है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर बुझे हुए चूना CaOH का होल ट्वाइस और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के साथ जब उबाला जाता है गर्म किया जाता है तो CaCl2 अलग हो जाता है, NH3 अमोनियम गैस बन जाता है और ये पानी अलग हो जाता है। एज इट इज़ यहाँ पर क्या है, जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनता है। तीसरा है यहाँ पर CaOCl2 विरंजक चूर्ण को यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ जब रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर CaCl2 H2O और Cl क्लोरीन गैस बनता है। तो इस तरीके से हमें आंसर लिखने हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। दूसरा यहाँ पर देखो, इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया है, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो यहाँ पर प्रश्न 2018 में, 22 में, 23, 24 में आया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो हमें करना ही है। तो इसमें क्या है, आयनिक सामान्य जो गुणधर्म होता है, आयनिक यौगिक सामान्यतः क्रिस्टल ठोस ध्रुवीय विलायकों में विलय, कार्बनिक विलायकों में अविलय, विद्युत के चालक, आदिशात्मक, अदृढ़ होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में आयनिक यौगिकों के आयन भाग लेते हैं। इसके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। इसमें क्या है, गलनांक और क्वथनांक उच्च होने का कारण क्या है? आयनिक यौगिक क्योंकि धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों से बना होता है, अतः इसके अणु के मध्य विपरीत आवेश आयनों के बीच में विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न करता है। फलस्वरूप इसके क्रिस्टल जालक होता है। स्थिर क्रिस्टल जालक मतलब बहुत ही कठोर स्थिर होता है क्रिस्टल जालक, जिसको तोड़ने में अधिक ऊर्जा लगती है। इसको तोड़ने में अधिक ऊर्जा लगती है। तो ऐसे हमें क्या करना है, इसके आंसर लिखना है कि मतलब किस तरीके से इसका गलनांक और इसका जो गलनांक है, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है, ऐसे हमें इसको लिखना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो यहाँ पर है, चूँकि व्यय ऊर्जा तापक्रम के समानुपाती होता है, इसलिए इन यौगिकों के अवस्था परिवर्तन के ताप अवस्था गलनांक उच्च अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। 2016 में आया है, 24 में आया ये क्वेश्चन। खनिज, अयस्क और गैंग, तो इसका हमें क्या करना है, परिभाषा लिखना है, जो कि इसमें लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इसके यहाँ पर आंसर्स को लिखना है। जैसे कि यहाँ पर जो पूछा गया है खनिज, तो इसका हमें क्या करना है, ये खनिज यहाँ पर क्या है, भूपट के प्रकृति रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्वों या यौगिकों को खनिज कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर अयस्क और गैंग का भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। यहाँ पर है वर्जन, स्थापन और अमलगम किसे कहा जाता है। ये प्रश्न है 2019 में आया है। अब इसमें उदाहरण के साथ इसको हमें लिखना है। तो वर्जन किसे कहा जाता है, सांद्र अयस्क को केवल को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर गलनांक के नीचे वायु की नियमितना मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहा जाता है। भर्जन करने पर अयस्क में उपस्थित जो सल्फर और जो अशुद्धियाँ होती है वो क्या होता है, बाष्पशील ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और वायु के साथ बाहर निकल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या है, कॉपर पायरॉक्साइड CuFeSO2। तो यहाँ पर होता क्या है, इसे कॉपर का निष्कर्षण करने पर मतलब सांद्र हमारा भर्जन निम्नलिखित इस प्रकार, ये इसका क्या है, उदाहरण है। पहले यहाँ पर क्या है, सल्फर को गर्म किया है, ऑक्सीजन के उपस्थित SO2 बना है और AS+O2, तो यहाँ पर क्या बना है, AS2O3। फिर दूसरा है, तीसरा यहाँ पर CuFeSO4 तो इसको जब अभिक्रिया कराया जा रहा है तो यहाँ पर Cu2S+2Fes+SO2 बना है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको लिखना है। दूसरा पॉइंट जो निस्तापन यहाँ पर पूछा गया है, तो निस्तापन में भी इस तरह यहाँ पर इसको हमें अच्छे से पढ़ना है, इसका उदाहरण सहित हमें इसको लिखना है। और तीसरा यहाँ पर अमलगम है, तो ये है अमलगम। यहाँ पर महीन पिसा हुआ अयस्क को मरकरी के संपर्क में लाने से उसके उपस्थित जो धातु मरकरी से क्रिया करके धातु अमलगम बनाते हैं और वास्तव में अमलगम मरकरी की धातु मिश्र है। अमलगम का आसवन करने से मुक्त धातु प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर ये अयस्क है, मरकरी के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये अमलगम प्राप्त हुआ है। फिर आसवन विधि से यहाँ पर Hg बाष्प हो गया है। तो इस तरीके से इसका एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हमें क्या होता है, अमलगम प्राप्त होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संक्षारण पर टिप्पणी लिखी है। तो ये संक्षारण किसे कहते हैं, लोहे पर जंग लगना भी बोला जाता है। तो दूसरे तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, लोहे पर जंग क्यों लगता है, इसे जंग से बचाने के 2 उपाय लिखिए। और तीसरा यहाँ पर तीसरा तरीका क्या है, संक्षारण क्या है, लोहे की वस्तु पर हमें पेंट क्यों लगाना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछने का
यहाँ पर जो सेम एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको पूछने का तरीका यहाँ पर क्या है, 3 अलग अलग तरीका है, और लेकिन तीनों का जो आंसर है वो सेम तरीके से हमें लिखना है। तो संक्षारण किसे कहा जाता है? धातु के जो ऊपरी सतह होते हैं उसमें वायु या जल से प्रभावित होकर उसके ऊपर क्या होता है, एक परत चढ़ जाता है, तो उसे बोला जाता है। और वो परत क्या करता है, वो जो धातु है उसको खराब करने लगता है, तो उसे बोला जाता है संक्षारण। तो यहाँ से लेकर क्या यहाँ तक जो नीचे लिखा हुआ है, तो इसके आंसर को हमें क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो चीज़ें यहाँ पर पूछा गया है उसको अच्छे से लिखना होगा। तो इस तरीके से हमने सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके आंसर को भी हमें बताया है। तो सारे क्वेश्चन को हमें इस तरीके से ही लिखना है। हर एक क्वेश्चन में जो यहाँ पर पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण लिखिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, समीकरण सहित उसके आंसर को लिखना है। जिस क्वेश्चन में हमारा रासायनिक समीकरण होगा उसमें समीकरण लिखना ज़रूरी है, क्योंकि साइंस में अगर समीकरण नहीं लिखोगे तो इसमें नंबर कटते हैं। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर बताया गया है इस वीडियो में, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो हमारे चैनल में क्लास 10 के जो हर एक सब्जेक्ट है उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो के साथ बने रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।